हाँ जी, जेएसएससी इंडिया जीके का प्रीवियस ईयर का ये पेपर है। 2017 में पेपर हुआ था, झारखंड इंटर स्टैंडर्ड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का 2017 का मेंस का पेपर है। पेपर 3 से इंडिया जीके का जो भी सवाल हम लेकर आ गए हैं, उस समय प्री और मेंस वाला सिस्टम नहीं था, उस समय सिंगल एक मेंस का ही पेपर होता था। ठीक है, तो अभी आपका जो इंटर लेवल वाला एग्ज़ाम है वो उसके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, जेएसएससी इंटर एग्ज़ाम के लिए, या फिर आपका जो ग्रेजुएट लेवल का भी जो एग्ज़ाम है, जैसे कि आपका टेक्निकल सीजीएल है, उस सब का भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर का आप माइंडसेट समझ पाएंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन डाला जाता है, कितना डीप में जाता है एग्जामिनर, कितना रैंडम जाता है, कितना नहीं जाता, सिलेबस को कितना फॉलो होता है और नहीं किया जाता है, वो सब आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को देखना है। ये नहीं कि अगर आप टेक्निकल वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कि दूर ये सब इंटर लेवल का परीक्षा ही सब हम काहे देखेंगे, ऐसा ईगो में नहीं रहना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का बहुत कम सवाल अवेलेबल है। ठीक है ना, इसको बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा और इससे आप मैक्सिमम लाभ लीजिएगा। इसका हम धीरे धीरे प्लेलिस्ट बना देंगे एक पूरा। ठीक है, तो इंडिया जीके का एक प्लेलिस्ट अलग बना देंगे, झारखंड जीके का एक प्लेलिस्ट अलग बना देंगे। दोनों में थोड़ा थोड़ा सेट करके हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ला के डिस्कस करवाएंगे आपको। और आपको पता है हम कैसा डिस्कशन करवाते हैं, वैसा नहीं जो बाकी लोग करवा रहा है, एकदम महा मैराथन टाइप से करवा करके कि एक क्वेश्चन लेगा, उसका आंसर बताएगा और आगे निकल जाएगा, ऐसे करके बोलेगा 1000 PYQ, 1000 PYQ, 1 करोड़ PYQ। ये सब फर्जीगिरी हम लोग यहाँ पर नहीं करवाते हैं। ठीक है, कम सवाल लेंगे, एक वीडियो में कम ही सवाल लेंगे, लेकिन सबका अच्छा से एक्सप्लेनेशन, एक्स्ट्रा पॉइंटर सब कुछ हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, ताकि क्वेश्चन से भी बहुत कुछ आप सीख जाएं, बहुत आपका रिवीजन हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं, वीडियो पॉज करके मेरे बारे में बेसिक जानकारी है, ये सब पढ़ लेना है आपको। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी इंटर लेवल एग्जाम का, तो ये सारा सब्जेक्ट के अलग अलग बैचेस मौजूद है, आप अपने हिसाब से कोई बैच ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया वहाँ पर आप संपर्क कर लीजिएगा। कूपन कोड ऑफिसर लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एग्जाम क्लस्टर ऐप का लिंक लगा हुआ होगा पहला कमेंट में, वहाँ पे जाइएगा, सबका फ्री डेमो अवेलेबल है, मन करेगा तो आप परचेज कर सकते हैं। और ये जो अभी हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ और भी अलग अलग पेपर आपको प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा ई बुक्स वाला सेक्शन में। वही एग्जाम क्लस्टर ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें ई बुक्स में जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर का बहुत सारा पेपर वहाँ एज PDF अपलोडेड रहेगा, तो उसको भी जा करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन सिर्फ आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर देख लिए उतना ही काफ़ी है, यहाँ सॉल्यूशन देखिएगा तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बोल क्या रहा है, अ फॉरगॉटन एम्पायर रिटन बाय हिस्टोरियन रॉबर्ट सीवेल। ये किस एम्पायर के बारे में? ठीक है, पिछला वाला वीडियो में बहुत लोग सब कंप्लेन कर रहा था कि भैया हिंदी में भी दे दीजिए, तो ये लिखिए, आपके लिए यहाँ पर हिंदी में भी हम लिख दिए हैं। ठीक है, ऐसे हम बोल हिंदी में रहे थे, लेकिन आप लोग को चुल रहता है कि नहीं अंग्रेजी लिख के जो है आपको पता नहीं जो है सो मच्छर काटने लगता है, क्या हो जाता है सो, तो ऐसा नहीं है, हम बोल हिंदी में ही रहे थे। ठीक है, और उतना आप लोग का इंग्लिश कमजोर नहीं है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिएगा तो इंग्लिश भी समझ सकते थे, लेकिन लीजिए टाइम लगा, लेकिन हिंदी में भी आपके लिए ला दिए। ठीक है, तो ये जो किताब है ये विजयनगर का जो एम्पायर है, ठीक है, विजयनगर एम्पायर, ऑप्शन सी ये इसका सही जवाब हो जाएगा, इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, अब ये जो एम्पायर है विजयनगर साम्राज्य, इसके बारे में आपसे बहुत सवाल करेगा, तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। 1336 AD या फिर CE, दोनों एक के बात है। इसमें इसका फाउंड किया जाता है। ठीक है, इसको बनाता है और इसको बनाने वाले दो लोग होते हैं। ठीक है, हरिहर एंड बुक्का राय, ये नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये आपने दिमाग में रख दिए। इस साम्राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर है वो कौन है? KDR, कृष्णदेव राय। ये नाम आपको याद रखना है, बहुत अच्छा से याद रखना है। ठीक है, अभी के लिए हम इतना बचाएंगे, धीरे धीरे करके हम आपको और चीज़ बताते चलेंगे, ताकि बढ़िया से पचा लीजिए, ये नहीं कि जो है सो अपच हो जाएगा एक के बाद में हम ज़्यादा चीज़ आपके दिमाग में पटक दिए तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, कौन सा प्राइम मिनिस्टर का बायोग्राफी है जिसका टाइटल क्या है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन एंड ऑटोबायोग्राफी। मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन एंड ऑटोबायोग्राफी नाम का किताब जो है वो किसके बारे में लिखा गया है? तो ये जो है आपका IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। इनका ऑटोबायोग्राफी, अब ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है जी? ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है कि ऑटो पे चला चला के ऑटो चालक लिखवाता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि जो इंसान का बायोग्राफी है यानी जीवनी है, वो व्यक्ति स्वयं अगर किसी अपनी जीवनी लिख रहा है तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, वरना प्लेन बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, बायोग्राफी यानी जीवनी। ठीक, बात समझ गए। पूरा नाम हुआ इनका इंद्र कुमार गुजराल। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे कब से? तो अप्रैल 1997 से मार्च 98 तक। ठीक,
इतना आपको याद रखना है, ये सब बात है। साथ में ये हमारे कितने 12th PM थे, 12वें प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक, इनको किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो ये एक डॉक्ट्रिन दिए थे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, गुजराल डॉक्ट्रिन के लिए इनको जाना जाता है। गुजराल डॉक्ट्रिन के लिए इनको जाना जाता है। और ये क्या रह चुके हैं, हमारे डिप्लोमैट भी रह चुके हैं। ठीक है, डिप्लोमैट जो एक टाइम में हमारे एस जयशंकर थी, जो हैं एस जयशंकर, जो एक टाइम में वो भी एक डिप्लोमैट थे, उसी तरीके से ये भी एक डिप्लोमैट हुआ करते थे। ठीक है, वही जयशंकर लेजर आंख वाले। ठीक है ना। चलिए, ये किताब जो आया था कब आया था, 2011 में। ठीक है, ये सब समझ गए। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, कौन सा इसमें से जो भाषा है, वो भाषा जो है उसको ऑफिशियल स्टेटस मिला हुआ है सिंगापुर में। ठीक है, इसमें से कौन भारतीय भाषा है, तो कन्नड़, मलयालम, तमिल या तेलुगु। इसका आंसर क्या है, तमिल है। ठीक है, तो तमिल को ऑफिशियल स्टेटस मिला हुआ है सिंगापुर में। अब क्यों है, सिंगापुर में देखिए बहुत सारे लोग माइग्रेट करके गया है साउथ इंडिया से, साउथ ऑफ इंडिया से, खास करके तमिलनाडु एरिया से, तो उनको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, चलिए, टोटल वहाँ पर सिंगापुर का ऑफिशियल भाषा कितना है, तो 4 है। अब आप बोलेंगे कि सर सिंगापुर का भाषा है, उसके बारे में हम काहे इतना पढ़े, हमको 4 को आप काहे बता रहे। देखो, पहली बात, सवाल आया है तो जानना आपका फर्ज है। दूसरी बात, आप जब सिलेबसवा उठा के देखेंगे ना, तो लैंग्वेज और साथ में करेंसी, दूसरे देशों का लैंग्वेज और करेंसी, ये आपका एक टॉपिक लिखा हुआ है मिसलेनियस में। इससे 1+1, एक सवाल यहाँ से एक सवाल यहाँ से, बहुत हाई चांस है कि आपका आएगा ही आएगा एग्जाम में। इसीलिए इसको बढ़िया से समझिएगा। टोटल 4 भाषा है। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज जो है वो क्या है, तो एक नेशनल लैंग्वेज है उनका मलय। ठीक है, इतना समझ गए। एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज या कॉमन लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश। ठीक है, उसके साथ में मैंडरीन भी है, मैंडरीन यानी चाइनीज़ भाषा जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, और तमिल तो है ही। ठीक है, सिंगापुर क्या है, एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब एक उस समय का करंट अफेयर है, जून 2017 के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा देश जो है वो पहला ट्रेन इंट्रोड्यूस किया था जिसमें वर्चुअल ट्रैक सेंसर का इस्तेमाल किया गया था, तो इसका आंसर चाइना हो जाएगा। अब क्योंकि ये बहुत पुराना करंट अफेयर है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा आपको राम कथा नहीं सुनाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि पुराना करंट अफेयर है, इससे देखने की जरूरत नहीं है। बस इससे क्या समझिए, एग्जामिनर का दिमाग समझिए कि कितना बड़का दिमागी नक्सल है एग्जामिनर। ठीक है, नया टर्म आया है, प्रधानमंत्री जी दिए हैं, तो कितना उसके दिमाग में क्या है, वो कैसे सोचता है, क्या क्वेश्चन बनाता है करंट अफेयर की, अगर वो बना रहा है तो किस तरीके से बना रहा है, बस इतना समझिए। बाकी अपने काम का अभी बहुत ज़्यादा नहीं है ये सवाल, इसलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन दे करके ना आपका टाइम लेंगे ना अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर का समर कैपिटल पूछ रहा है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी जम्मू और कश्मीर की, तो ये क्या है, ये आपका श्रीनगर हो जाएगा। ठीक है, जिस समय ये पेपर हुआ था उस समय जम्मू एंड कश्मीर क्या था, एक राज्य था, एक स्टेट था। बाद में इसको क्या किया, जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर अलग कर दिया गया, लद्दाख अलग कर दिया गया, और अभी फिलहाल के लिए क्या है, इसको केंद्र शासित प्रदेश रखा गया है, यानी यूनियन टेरिटरी रखा गया है। इसके अंदर लेजिस्लेचर है, इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए नहीं है, लेकिन ये लोग भी उसके लिए लड़ाई उड़ाई कर रहा है। ठीक है, बाकी जब आएगा तब हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, समर कैपिटल श्रीनगर, समर कैपिटल तो श्रीनगर हो गया। जम्मू क्या है, ये आपका विंटर कैपिटल है, विंटर। ठीक है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद श्रीनगर जो है, इसके पास में आपको एक नदी मिलेगा, उस नदी का नाम याद रखना है, झेलम, झेलम नदी मिलेगा। अच्छा, झेलम नदी का पुराना नाम क्या था, अगर किसी को याद है तो कमेंट में कीजिएगा। उसके साथ में आपको कश्मीर में क्या मिलेगा, डल झील मिलेगा, डल लेक मिलेगा। अब आप बोलेंगे ये सब मरियल बात काहे बता रहे हैं, क्या कि भाई बहुत लोग अभी जस्ट जो है ना 12वीं पास किया है, नीट जेईई का तैयारी करता था, फिर अभी यहाँ आया है, तो उसको ये सब बेसिक चीज़ नहीं ना पता होगा। हमको सब कुछ बताते चलना है ना, सबको लेकर के चलना है हमको। ठीक है, चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर सवाल लेते हैं। क्या बोल रहा है, कौन सा पीरियड जो है प्लान हॉलीडे कहलाता है। अब प्लान हॉलीडे किस चीज़ का प्लान बात कर रहा है, देखिए 5 ईयर प्लान नाम का एक चीज़ हुआ करता था भारत में पहले, पंचवर्षीय योजना, यानी भारत सरकार अपना 5 साल का इकोनॉमिक पॉलिसी बनाता था कि 5 साल तक हम क्या क्या करेंगे, उसका एक प्लानिंग लेकर के चला जाता था। ठीक है, उसी प्लानिंग का जो पीरियड में कुछ साल तक प्लान नहीं बनाएगा, स्थगित कर दिया गया था, उसी पीरियड को प्लान हॉलीडे कहते हैं। तो ये पीरियड आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पीरियड है इसमें से जिसको प्लान हॉलीडे आप कहेंगे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 66 से लेकर के 69 तक। जी हाँ, 69 में आपको हॉलीडे लेना ही पड़ जाता है। तो तीसरा
पंचवर्षीय योजना होता है 1961 से लेकर के 66 तक। उसके बाद प्लान हॉलीडे लेना पड़ता है 66 से 69 तक। क्यों? क्योंकि इस समय भारत जंग झेल रहा था, यानी इस पीरियड में क्या हुआ, लड़ाई बड़े हो गया भारत का, चाइना से हो गया, पाकिस्तान से हो गया, दोनों से लड़ाई हो गया, तो अब प्लान हॉलीडे लेना पड़ा। क्योंकि जब सिचुएशन बहुत क्राइसिस वाला हो पाता है तो फिर आप लोग देखेंगे जब तबीयत खराब हो जाता है तो जितना आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं ना कि सुबह जो है सो 6 बजे उठेंगे, उसके बाद जो है सो योगा कसरत करेंगे, उसका सीधा पढ़ने बैठ जाएंगे, उसके बाद फिर 5 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद नहाएंगे खाएंगे, उसके बाद फिर 5 घंटा पढ़ेंगे। ये सब चीज़ जब तबीयत खराब होता है यानी जब क्राइसिस का सिचुएशन आता है तो ये सब चीज़ जो है कहाँ चला जाता है, तिलहंडे में चला जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे देश के साथ भी उस समय हुआ था, इतना क्राइसिस का सिचुएशन आ गया था, बहुत तरीके का प्रॉब्लम हो गया था, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, वॉर यानी जंग हो गया था हमारा पाकिस्तान के साथ भी, चाइना के साथ भी। ठीक है, एक बहुत बड़ा ड्राउट यानी कि सूखा भी पड़ गया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ था कि प्लान स्थगित करना पड़ा था। ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा आपसे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो 5 ईयर प्लान चलता था ना, 5 ईयर प्लान जो चलता था, अब हम था का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब 5 ईयर प्लान जो है रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग से। तो 5 ईयर प्लान हट गया, अब कोई 5 ईयर प्लान नहीं होता, पंचवर्षीय योजना नहीं बनता। आप लोग भी अपना तैयारी का कृपया करके पंचवर्षीय योजना नहीं बनाइएगा, पहले अटेम्प्ट में क्रैक करने का प्रयास कीजिएगा। तो 5 ईयर प्लान का रिप्लेस कर दिया गया है नीति से। ठीक है, अभी के लिए इतना जानिए। बाकी ये क्वेश्चन जो है ना, पंचवर्षीय योजना बार बार आते रहेगा, ये भी आपका सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। तो पंचवर्षीय योजना बहुत बढ़िया से पढ़ना है आपको, और ये आपसे बार बार पूछा जाएगा। तो बार बार जब भी सवाल आते रहेगा तो हम लोग इसके बारे में हर बार कुछ एक्स्ट्रा कुछ नया भी पढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है कौन से सीजन में, कौन से मौसम में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी जो अर्थ है, धरती है, बीच में जो इक्वेटर जाता है, इसके ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर कौन से ऋतु चल रहा होता है जबकि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है सो मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा समर, गर्मी के मौसम में होता है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मनवाता कौन है, तो मनवाता यूनेस्को, यूनेस्को मनवाता है। ठीक है, यूनेस्को नहीं, सॉरी, इसको लीड करता है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये इसका आपको याद में रखना है। कब से मनाया जा रहा है, 1973 से। ठीक है, किस चीज़ से इसका लिंक है, स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। स्टॉकहोम एक जगह है, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके हिसाब से ही। ठीक है, अब बाकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये बार बार आएगा तो उसके बारे में हम लोग और देखेंगे। अभी के लिए हम 8वां नंबर पर चलते हैं। इसमें से किसको मिल चुका है भारत रत्न भी, पद्म भूषण भी और पद्म विभूषण भी। तो इसका आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। ठीक है, लता मंगेशकर को इस सब कुछ मिल चुका है। ठीक है, भारत रत्न इनको कब मिला था, सन 2001 में। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो भारत रत्न मिला आपका 2001 में, पद्म विभूषण मिला 1999 में, पद्म भूषण मिला 1969 में। तो पद्म भूषण सबसे नीचे का, फिर उसके ऊपर का पद्म विभूषण, उसके ऊपर का भारत रत्न। भारत रत्न जो है हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। सिविलियन का मतलब क्या है कि नॉन मिलिट्री, नॉर्मल आदमी जो मिलिट्री में नहीं है उसको मिलने वाला सबसे बड़ा जो सम्मान पुरस्कार है वो क्या है, भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न का अगर आप लोग लोगो याद करेंगे थोड़ा सा तो एक क्या होता है, एक पीपल का पत्ता बना होता है। बाप रे, इतना घटिया मेरा ड्राइंग है। चलिए खैर, इसका लोगो हम एक बार आपको फोटो में भी कभी दिखाएंगे, अभी उतना उसमें अंदर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, लता मंगेशकर प्लेबैक सिंगर रह चुकी हैं। ठीक है, इनका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा। ठीक है, आशा भोसले जी ये भी प्लेबैक सिंगर है और ये भी प्लेबैक सिंगर ही हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और नया बच्चा लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी पुरानका लोग जो पका हुआ चावल है उसको सब ये सब रटा हुआ रहता है, दिन रात का चीज़ है। ठीक है, तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन होते हैं, तो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो, अब एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि जो ही किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का पदभार मिला वैसे ही वो राज्यसभा के चेयरमैन हो जाते हैं। इस ऑफिस को जैसे ही लेंगे वैसे ही उनको ये चीज़ भी मिल जाएगा। समझ गए बात को, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इसका, इसके रिगार्डिंग आपको प्रोविजन याद रखना है, आर्टिकल नंबर 64 64। ठीक है, 64 याद रखना है। डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं
वो कहाँ से आते हैं, तो राज्यसभा से उनको चुन करके लाया जाता है, ठीक है। चेयरमैन जो हैं ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, याद रखिएगा, ये राज्यसभा के चेयरमैन जरूर होते हैं, ठीक है, ये इनके चेयर इसको जरूर करते हैं, चेयरमैन होते हैं, लेकिन ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। राज्यसभा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये सारा चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं या फिर अपर हाउस के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता राज्यसभा में, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ें। इसमें से कौन सा किताब जो है जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंग्वेजेस में प्रिंट किया गया है, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, ट्रांसलेट किया गया है, ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये पूछा गया था, इसका आंसर बाइबल होगा, ठीक है। बाइबल को सबसे ज़्यादा भाषाओं में प्रिंट किया गया है या ट्रांसलेट किया गया, आप जैसे इसको जानना चाहें। बाइबल दो पार्ट में होता है, ओल्ड टेस्टामेंट होता है और एक न्यू टेस्टामेंट होता है, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट क्या होता है उतना जानने की जरूरत नहीं है, हम आपको यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने नहीं आए हैं, हम बेसिक बस आपको समझा रहे हैं कि इसका दो हिस्सा होता है, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनली जो है वो इसको हिब्रू कहाँ की भाषा है, तो हिब्रू जो अभी प्रेजेंट डे इजराइल वाला जो इलाका है मिडिल ईस्ट का, उस इलाके की जो पुरानिक भाषा है वो हिब्रू है। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत का जो महत्व है उस एरिया में हिब्रू का वही महत्व है, हिब्रू एक भाषा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11वां नंबर सवाल में देखते हैं। हु वाज द ओनली पीएम ऑफ इंडिया टू बी अवॉर्डेड द निशान ए पाकिस्तान, ठीक है, निशान ए पाकिस्तान वहाँ का अवार्ड है, तो वो कौन है, ये आपके मोरारजी देसाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मोरारजी देसाई जो है उनको निशान पाकिस्तान मिला था। मोरारजी देसाई ये भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे, कब से कब तक, तो 1977 से 79 वाला पीरियड में, ठीक है, जब इमरजेंसी लगा तो उसके बाद इन्होंने उसके बाद गद्दी संभाली थी। और अभी थोड़ा टाइम पहले, अच्छा छोड़िए उतना हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये पहले नॉन कांग्रेसी थे, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट, ठीक है, सॉरी क्या बक रहे हैं, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, ठीक है। इनकी पार्टी का नाम क्या था, जनता पार्टी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से कंफ्यूज मत कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी बाद में बनती है, ये जनता पार्टी था, ठीक है। निशान पाकिस्तान जो है वो इनको मिला था, भारत रत्न भी इनको मिल चुका है, ठीक है, 1991 में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, ये भी आपको याद रखना है। तो निशान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है और भारत रत्न जो है वो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है। तो ये एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिनको इंडिया पाकिस्तान दोनों का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिल चुका है। हालांकि इनके बारे में कंट्रोवर्सी भी है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे नहीं, बस हिंट करेंगे कि भारत के जो स्पाइज तैनात थे, इंडिया के जो जासूस तैनात थे पाकिस्तान के अंदर, जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके जासूसी कर रहे थे, उसके बारे में इनडायरेक्ट वे में इनके बड़बोलेपन के वजह से, या ये जो है ज़्यादा बोल गए थे उसके वजह से इंडिया के कई स्पाइस को वीर गति प्राप्त करनी पड़ी थी। इसके बारे में टाइम मिलेगा तो एक बार जाकर के गूगल में ज़रूर पढ़िएगा, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है, इंटरेस्टिंग और दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है। चलिए, द माउंटेन रेन लिख दिया, बताओ रेंज ना होगा जी, चलिए इतना समझिएगा, ठीक है, इतना कॉमन सेंस आप में होना चाहिए। द माउंटेन रेंज दैट लाइज इन द ईस्टर्न इंडिया म्यांमार बॉर्डर इज, ठीक है, म्यांमार लिख दिया, बताइए टाइपिंग करने वाला भी एक से एक होता है। तो लाइज इन द ईस्टर्न इंडिया म्यांमार के जो बॉर्डर है वहाँ पर माउंटेन रेंज जो है वो उसका नाम क्या है, काफ़ी टफ टाइप का सवाल हो गया, तो पटकई हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ए पटकई इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ से फिर एलिमिनेट हो जाता, विंध्या सतपुरा ये सब वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड वाले एरिया में आपको मिलेगा। यहाँ पर एक पास है बहुत इंपॉर्टेंट, इस पास का नाम याद रखिएगा, पांगसाउ पास, ठीक, इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है, फ्रंटियर है, उस एरिया में है। और इस जो माउंटेन रेंज है इसका सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम याद रखना है सरामती, सरामती बोलिए या माउंट सरामती। इसका ऊंचाई कितना है, 3826 मीटर, ठीक। बाकी और इसमें बहुत ज़्यादा अंडर नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा टिपिकल टाइप का सवाल है, उतना आने का चांस नहीं है। अब देखिए एक और चीज़ पूछ दिया, नागालैंड का नाम अभी पिछला सवाल में भी किया था, फिर से पूछा है। ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज है नागालैंड का, वो आपसे पूछा जा रहा है, तो ये अंग्रेज़ी है, इंग्लिश है, ठीक है। नागालैंड का जो राजधानी है वो क्या है, कोहिमा है। हालांकि इसमें एक इंपॉर्टेंट शहर है दीमापुर, ये भी याद रखिएगा, दीमापुर भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल शहर है, ठीक है। सरामती के बारे में अभी हम लोग पढ़ लिए, सरामती आपको यहीं मिलेगा जो पिछला क्वेश्चन में आया था। इसका इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है किसके साथ, म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ, ठीक।
चलिए ज़्यादा इसके दिमाग में नहीं लगाएंगे। अगला सवाल पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डांडी मार्च जो है वो किसके अगेंस्ट शुरू किया गया था? तो डांडी मार्च जो है वो सॉल्ट में, नमक पर जो कर लगाया जाता था, यानी इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट, ठीक है, नमक बनाना उस समय, यानी अगर आप खुद से नमक बनाएंगे तो उस पर टैक्स लगता था, उसके अगेंस्ट में किया गया था। कब शुरू हुआ था? डेट याद रखना है, 12 मार्च 1930। कहाँ से शुरू होता है? गांधी जी का साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कहाँ के लिए जाता है? तो डांडी नाम का एक गांव रहता है, वहीं पर जाकर के गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ नमक को बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं, ठीक है। कितने फॉलोअर थे? 79। कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा कि 78 + 1, ठीक है, 78 अदर्स और 1 गांधी जी। तो आप 78 या 79 जो ऑप्शन में मिलेगा उसको मार्क कर देना है, दिक्कत नहीं करना है, ठीक है। कितना दिन चला था? 24 डेज, ठीक है। डिस्टेंस कितना था? 241 माइल्स। अब ये सब हम काहे बता रहे हैं, ठीक है, काहे बता रहे हैं? क्योंकि ये कोई ना कोई जेएसएससी एग्जाम में आया है, ठीक है ना। आगे आप देख लीजिएगा और जब हम सवाल लाएंगे, इसलिए हमको शौक नहीं है वीडियो लंबा करने का। इस सब चीज़ जो है अपने दिमाग में धंसा लेना है बहुत अच्छे से, ठीक है। 24, 241, 78 + 1, ये सब अपने दिमाग में धंसा लेना बहुत अच्छा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज सिस्टम कौन से यूनियन टेरिटरी में नहीं एग्जिस्ट करता है? बहुत क्लासिक सवाल है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा? आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा अभी समझने की नीड नहीं है, आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है? मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म जो है कौन से साल में लाया गया था? कौन से वर्ष में ये लागू हुआ था? तो 1909 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑफिशियल नाम क्या था? ऑफिशियल नाम था इसका इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, ठीक है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 यानी मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, इस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था कोई? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? जॉन मॉर्ली। जॉन मॉर्ली था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और वाइसराय कौन था? वाइसराय था आपका लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड वॉर्ड इन लोग अपने आप से लगा देता था अपने नाम के आगे, ठीक है। ऐसे तो इन लोग क्रिश्चियन था, तो भाई क्रिश्चियन में तो लॉर्ड एंड सेवियर एक को है, जीसस क्राइस्ट, लेकिन अपने आगे भी लॉर्ड फॉर्ड लगवा देता था इन लोग, ठीक है। बहुत बड़का हिपोक्रेट नाम था इन लोग, बहुत बड़का हिपोक्रेट हुआ करता था। तो चलिए, अंग्रेज तो था ही, खून में दौड़ता इन लोग का। तो देखिए मॉर्ली मिंटो, इसके नाम पर मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ऑफिशियल नाम हमको बता दिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, ठीक है। इसके लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या था? यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट आया था, मुस्लिम्स के लिए अलग से इलेक्टोरेट आया था, ठीक है। ये आपको याद रखना, बहुत बार आपसे पूछा जाएगा। और हाँ, इस समय एक नाम याद रखना है आपको, एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा, ये नाम आपको क्यों याद रखना है? ये पहले भारतीय बने थे जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गए थे, ठीक। चलिए समझ गए। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1909 में आपका था मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म, इसको याद रखिएगा। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 ये भी याद रख सकते हैं। इसका सारा चीज़ जो हम बताए वो याद रखिएगा, अपने नोट्स में ज़रूर डालिएगा। 1919 में आपका आता है, इसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेगू चेल्म्सफोर्ड, ठीक है। अब चेल्म्सफोर्ड पढ़िए, चेल्म्सफोर्ड पढ़िए, ठीक है, याद रखना चाहिए। हम तो बस ऐसे याद रखते हैं कि भाई एगो CS से करके बड़ा अजीब टाइप का एगो नाम था, हम ऐसे ही याद रखते हैं, ठीक है ना। तो मॉन्टेगू चेल्म्सफोर्ड जो बोलना है बोलिए। ये 1909 में आया था। ये हम काहे बता रहे हैं? क्योंकि ई भी पूछेगा, ठीक है, डेट दे करके ऐसे करके पूछेगा, ठीक है। और 1935 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तीनों का कुछ कुछ विशेषता है जो अभी हम नहीं बताएंगे, आगे धीरे धीरे करके जब दोबारा इस तरह का सवाल आएगा हम लोग और अंदर घुसेंगे। समझ गए बात को? बढ़िया से समझ में आ गया? अच्छा लग रहा है भाई, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है ना। चलिए, अब क्या बोल रहा है? किस समिति के सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था ने अपना वर्तमान त्रिस्तरीय स्वरूप ग्रहण किया? त्रिस्तरीय यानी कि अभी 3 टियर सिस्टम है, 3 टियर सिस्टम है पंचायती राज का। वो कौन सा कमेटी था? उस कमेटी का नाम आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, कहाँ गया? अरे हाँ, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। ये कौन सा साल है? 1957। इन्होंने रिकमेंड किया था जो मॉडर्न अभी 3 टियर पंचायती राज स्ट्रक्चर है, ठीक है। 3 टियर होता क्या है? 3 टियर जो है ये कौन कौन सा है? तो एक होता है सबसे पहले विलेज का लेवल। विलेज में क्या होता है? आपका ग्राम पंचायत होगा, ठीक है। ब्लॉक का लेवल होगा, ठीक है। ब्लॉक में होगा आपका पंचायत समिति, और फिर होगा डिस्ट्रिक्ट का लेवल,
डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे आपका क्या आएगा, जिला परिषद आएगा। ठीक है, पुरनका चावल लोग जो बहुत पहले से तैयारी कर रहा है उसको ये सब रटा हुआ है। अगर आपको नहीं रटा हुआ है कम इसको जो है सो क्या कीजिए, अपने नोट्स में ज़रूर डालिए। 3 लेवल का होता है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, इतना चीज़ समझ गए। चलिए, इंटरनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन इंडिया इन डैश। ठीक है, भारत में इंटरनल इमरजेंसी कब लगा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1975। ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी कब लगा था, 1975। उसमें भी पूरा डेट याद रखिएगा, 25 जून 1975। कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया था इमरजेंसी लगाने के लिए, आर्टिकल नंबर 352 का प्रयोग हुआ था। ठीक, कब तक चला था, 21 मार्च 1977 तक। समझ गए। चलिए, इस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, बहुत बड़ा इसका केस मुकदमा हुआ था, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट का नाम आपसे पूछा जाता है बहुत बार कि इस समय प्रेसिडेंट कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन अली अहमद थे, ये आपको याद रखना है। कौन सा रीज़न बताया गया था, कारण बताया गया था, तो क्या बताया गया था कि कॉकरोच का प्रोटेस्ट हो रहा है, जी नहीं, बोला गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, और आपको क्या बता दें, इससे पहले भी लग चुका है इमरजेंसी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं लगा है। 1962 में लगा था, जब चाइना के साथ युद्ध हो रहा था, उस समय लग चुका है। उसके बाद 1971 में लग चुका है, जबकि पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था। तो इस दोनों समय इमरजेंसी लग चुका है। लेकिन ये दोनों समय क्या है, फैक्टर जो है देखिए एक्सटर्नल है, बाहरी फैक्टर है। लेकिन ये वाला जो लगा था ना, ये पहली बार इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम दे करके दिया गया था। इसके बाद क्या होता है, इसी समय में 42nd अमेंडमेंट आता है, जिसमें बहुत सारा संविधान में हमारा बदलाव कर दिया जाता है। इसी को क्या नाम से जानते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इतना चेंज हुआ कि समझ लीजिए एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन टाइप ही हो गया। फिर आता है 44th अमेंडमेंट, जिसमें इसका बहुत सारा चेंजेस को बैक कर लिया जाता है, यानी वापस ले लिया जाता है, और इंटरनल डिस्टर्बेंस को अब चेंज किया जाता है। इंटरनल डिस्टर्बेंस जो कारण है, अब आप उसको नहीं लगा सकते, अब वहां पे लिख दिया जाता है आर्म्ड रिबेलियन। ये सब चीज़ आपसे पूछेगा, इसलिए कृपया कर अपने नोट्स में डालें। ठीक, चलिए, ये बहुत ही मरियल टाइप का सवाल है। शेड्यूल जो है भारतीय संविधान में टोटल कितना है, तो टोटल 12 शेड्यूल है। ठीक है, 12 शेड्यूल है। जब स्टार्टिंग में संविधान था तो 8 था। ठीक है, बाद में फिर ऐड हुआ, तो पहले 8 था, फिर 12 हो गया। ठीक, चलिए, अब इसको याद रखने का एक ट्रिक होता है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये ट्रिक याद रखिएगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, मोदी जी रो रहे हैं ऐसा समझ के इसको याद रखिएगा। तो टी यानी ये पहला है, पहला शेड्यूल क्या होता है, टेरिटरीज की बात करता है, भारत के टेरिटरीज। ठीक है, ई से इमोल्यूमेंट्स, यानी भत्ते, किसको क्या भत्ता देना, किसको कितना पैसा देना है जो सरकारी पद पे है, यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह। ठीक है, अच्छा ये अभी हम बताएं या हम अभी नहीं बताएं, इसको छोड़ दिया जाए क्या, बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे तो वीडियो पता चले, अभी तो हम लोग कहाँ हैं, 19 नंबर सवालों पे हैं, तो ऐसा हो जाएगा कि फिर अच्छा चलिए बता देते हैं। ए से होता है अफर्मेशंस, यानी ओथ जो लिया जाता है, जो पद की शपथ ली जाती है वो। आर से हो गया राज्यसभा, राज्यसभा। एस से हुआ शेड्यूल्ड एरियाज, ओ से हुआ अदर एरियाज। अब शेड्यूल्ड एरियाज, अदर एरियाज क्या होता है वो डिटेल में जानने का अभी ज़रूरत नहीं है। एफ से हुआ फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म यानी कि इसमें 3 तरह का लिस्ट मिलेगा आपको, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक मिलेगा कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में केवल यूनियन यानी भारत की सरकार कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में जो केवल और केवल राज्य अपने अपने कानून बना सकते हैं, और कंकरेंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, ओ से हो गया आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल से हो गया आपका लैंड रिफॉर्म्स, डी से हो गया आपका डिफेक्शन, यानी एंटी डिफेक्शन के बारे में इसमें कहा गया है। ये आपका 10th शेड्यूल हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आते रहता है। पी से हो गया पंचायती राज, और एम से हो गया म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, इतना है। अगर इसको आप याद रखते हैं, एग्जाम में एक सवाल आपका जरूर फंसेगा, बहुत इजी है, ट्रिक से याद रखिएगा, आराम से आपका सवाल निकलेगा। बाकी एफ वाला जो है इससे सवाल आता है,
ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितना है, क्या क्या है, उसके बारे में आ सकता है। डी के बारे में, एंटी डिफेक्शन के बारे में बहुत सवाल आता है। ठीक है, सब बता दिए, आगे बढ़े। टाइम लगा लेकिन चलिए। इतना के बाद जो लाइक नहीं करेगा ना, उसको समझ लीजिए आज दोपहर में उसका जो है चाय ठंडा मिलेगा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट बुक ऑथर्ड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज, APJ अब्दुल कलाम का जो आखिरी किताब था, तो उस समय के हिसाब से आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडवांटेज इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा दिमाग हमको लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उस समय का, जिस समय ये क्वेश्चन आया है उस समय का ये करंट अफेयर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां, विच ऑफ दीज आर स्टैंडिंग कमिटीज इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 हाउस होता है, एक लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा, तो दोनों में होना चाहिए। दोनों में स्टैंडिंग कमिटीज जो हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कमेटी ऑन पिटिशंस और कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, ये तीनों का तीनों आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में क्या कुछ डिटेल में पढ़ा जाए, नहीं, बहुत ज़्यादा भी दिमाग इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, पार्लियामेंट का टॉपिक है। तो अभी हम कुछ बताएंगे भी तो आपके सर के ऊपर पार होगा, तो अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके ये जो पार्लियामेंट वाला आगे आएगा तो हम आपको और बताते चलेंगे। ठीक है, ताकि जो है आपको अपच ना हो जाए, पेट ना खराब होने लगे इतने ही में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से डेटी जो हैं, यानी कि कौन से देवता मोहिनी अट्टम से एसोसिएटेड है। मोहिनी अट्टम क्या है, मोहिनी अट्टम एक डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है। कहाँ का डांस फॉर्म है क्लासिकल, ये आपको सबको पता होना चाहिए। तो ये है आपका केरल का है। तो ये कौन से भगवान है, तो ये विष्णु भगवान है, विष्णु। मोहिनी जो है इनके अवतार, मोहिनी, मोहिनी दी इंचैंट्रेस, उनके ऊपर बेस है ये। ठीक है, क्लासिकल डांस फॉर्म है ये केरला का। अट्टम का मतलब डांस होता है, ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं अट्टम लगा हुआ है, इस अट्टम का मतलब होता है डांस। ठीक है, एक लास्य कैटेगरी का डांस है ये। ठीक है, सोलो फीमेल डांस है। केरला का ही अलग जो एक और डांस है उसको क्या कहते हैं, कथकली के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, जबकि कथक कहाँ का डांस है, कथक जो है वो यूपी का है और कथकली जो है वो केरला का है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। डांस वापस आते रहेगा तो हम लोग इसके बारे में अगली बार थोड़ा और पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द UN पनलिक लिख दिया, बताओ, पब्लिक सर्विस अवार्ड फॉर गर्ल चाइल्ड स्कीम, कन्याश्री प्रकल्प, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। बाकी उस समय का करंट अफेयर है, ज़्यादा दिमाग हम लोग को इसमें नहीं लगाना है, हम लोग अभी स्टैटिक पे पहले ध्यान देते हैं। ठीक है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी CARA, कारा जो है वो कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री आपसे पूछ रहा है, तो मिनिस्ट्री इसका क्या हो जाएगा, कहाँ गए रे, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसका आंसर है। इसमें भी बहुत ज़्यादा अंदर घुसने का कोई मतलब नहीं है, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ अपन घुसेंगे। अभी थोड़ा सा जो ज़रूरी बात है पहले उसको देखते हैं। उस समय का करंट अफेयर है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 उस समय के हिसाब से कहाँ होने वाला था, तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया आपको कि जो भी बड़ा बड़ा खेल है वो उसका आयोजन स्थल जो है उसके बारे में आपसे सवाल करता है करंट अफेयर के नाम पे। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बोले थे ना करेंसी कैपिटल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग एक सवाल आप डन मानिए, 100% गारंटीड मानिए। तो दिरहम जो है वो कहाँ का करेंसी है, दिरहम जो है वो आपका UAE का करेंसी है, संयुक्त अरब अमीरात का। ठीक है, इसका जो कोड है वो क्या है, AED है। ठीक है, जैसे भारत में रुपया, इंडियन रुपीस का जो कोड है वो क्या INR है, उसी तरह इसका AED है। ठीक है, अब ये जो है किस चीज़ से बंदा है, जैसे 1 रुपीस हम लोग यहाँ जानते हैं, 1 रुपया जो है वो 100 पैसा से मिलकर बना, ये सब बेसिक बात है, आप सबको पता है। तो उसी तरह से 1 दिरहम जो है वो 100 फिल कहते हैं, फिल्स या फिल बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस हुआ था ये करेंसी, 1973 में। ये US डॉलर से पेग्ड है 2002 में। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग क्या समझे, हाँ, कुवैत का जो करेंसी उसको क्या कहते हैं, कुवैती दिनार कहते हैं। सऊदी अरेबिया का जो करेंसी है उसको रियाल कहते हैं, रियाल या सऊदी रियाल। ठीक है, इससे याद रखिएगा। लीबिया का जो है उसको लीबियन दिनार कहते हैं। ठीक है, तो इसका लीबियन दिनार हो गया, इसका कुवैती दिनार हो गया, इसका हो गया दिरहम और इसका हो गया रियाल। समझ गए, बहुत अच्छा बात है। सऊदी अरेबिया का राजधानी क्या है, जरा कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल क्या है, बोल बोल के कंठ में दर्द हो गया जी। विच वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर द मगध एम्पायर, मगध एम्पायर के ऊपर रूल करने वाला पहला डायनेस्टी जो है वो कौन है, तो इसको हर्यंक डायनेस्टी इसका आंसर हो जाएगा, हर्यंक डायनेस्टी। ठीक,
हर्यंक वंश इसका आंसर हो जाएगा। फाउंडर है इसका क्या, बिंबिसार। बिंबिसार, बिंदुसार से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, बिंबिसार होगा इसका फाउंडर। इसका फेमस, एक बहुत फेमस रूलर रहा है, उसका नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु इसके फेमस रूलर का नाम है। कैपिटल कहाँ था, तो राजगीर में था, राजगृह या राजगीर में, ठीक। बाद में इसको शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और क्या कहा जाए, इसके बाद आया था शिशुनाग, ठीक है, हर्यंक के बाद शिशुनाग लोग आया था, ठीक है। उसके बाद नंद आया था और उसके बाद मौर्य आया था। तो ये ऑर्डर में लगा हुआ है, पहले हर्यंक था, उसके बाद शिशुनाग, फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश आया था, ठीक, समझ गए। चलिए, पेनिनसुलर रीजन का सबसे लंबा नदी के बारे में, यानी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो गोदावरी इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो लंबाई है वो कितना है, 1465 किलोमीटर है। चलिए, कहाँ से निकलता है ये नदी, ये इंपॉर्टेंट है। तिरंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलता है, याद रखिएगा, ठीक है। 1465 बता ही दिए, ये भी याद रखिएगा। आमतौर पे ईस्ट की तरफ बहने वाली नदी है ये, और कहाँ पर खाली होती है, मतलब कहाँ पर निकलती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर के इसका अंत होता है, ठीक है। इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा, या फिर समझ गए, दक्षिण की गंगा। और क्या बोला जाए, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज का नाम याद रखिएगा। प्रणिहिता नाम है, इंद्रावती नाम है, ये सब नदी है जो इसका ट्रिब्यूटरी, जो इसको बनाती है। सबरी नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। इनमें से कौन सा गैस है जो लीक हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। कहाँ है जी, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC इसको शॉर्ट में बोलेंगे, ये भी बहुत लोग याद रखता है, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको फंसा दिया, देख रहे हैं, सब में MIC जब याद रखिएगा तो चट जाइएगा, इसलिए ये गलतियां नहीं करना कि खाली MIC याद करके चल गए। मिथाइल आइसोसाइनेट है, पूरा याद रखना है, ठीक है, पूरा याद रखना है। मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका सिंबल क्या है, CH3NCO, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे हुआ था, भोपाल में। भोपाल किसका राजधानी है, मध्य प्रदेश का राजधानी है। कब हुआ था, तो 2-3 दिसंबर 1984, ठीक है, यानी 2 से 3 के बीच का जो रात था उसके बीच में यह ट्रेजेडी होता है। कंपनी का जो प्लांट था उसका नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, याद रखना है आपको। इसका इस्तेमाल जो ये MIC था, MIC का प्रयोग किस में किया जाता था, कार्बरिल, कार्बराइल या कार्बरिल नाम का एक पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड, कीड़े मारने की एक दवा है, इसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था। इसके जो है चलिए बस इतना काफ़ी है, ऐसे साइनेट याद रखिएगा, ना कि साइनाइड मत कर दीजिएगा, समझ गए बात को। चलिए, आखिरी सवाल क्या है, सिबिल स्कोर जो होता है उसमें कितना अंक होता है, कितने अंकों का होता है, तो ये होता है 3 अंकों का होता है सिबिल स्कोर। रेंज क्या होता है, 300 से 900 तक जाता है, ठीक है। जितना हाई स्कोर होगा उतना समझ लीजिए कि सिबिल स्कोर अच्छा है, यानी कि अगर कोई क्रेडिटर आपको लोन देता है तो उसका लोन वापस आ जाएगा, उसको मिल जाएगा सूद समेत, इसका चांसेस अच्छा है जितना ज़्यादा आपका होगा। तो क्रेडिट रेटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 750 से ज़्यादा आमतौर पर एक अच्छा स्कोर है, हालांकि डिपेंड करेगा एजेंसी टू एजेंसी, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है, लोन्स के लिए होता है, लोन एप्लीकेशन के लिए होता है, ठीक है। समझ गए, सब समझ में आ गया, जितना बताए दिमाग में रखिएगा, हो सके तो नोट्स में भी रखिएगा। बाकी इस का पूरा PDF अगर आपको चाहिए तो PDF कहाँ मिलेगा, एग्जाम क्लस्टर ऐप में चले जाना है, ई बुक वाला सेक्शन में चले जाना है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। एग्जाम क्लस्टर ऐप का लिंक पहला कमेंट में लगा हुआ है। तैयारी करना है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस मौजूद हैं, अपने हिसाब से आप अपने कोर्सेज को पिक कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आपको इन कोर्सेज पर डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा, कूपन कोड ऑफिसर लगाना है, मैक्सिमम जो पॉसिबल डिस्काउंट होगा आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप कीजिएगा तो सारा बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगा। व्हाट्सएप में कभी भी मत पूछिएगा कि भाई तैयारी कैसे करें, हमको तैयारी का तरीका बता दीजिए, ये सब चीज़ वहाँ कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि जो चलाता है वो 10th पास का एक नॉर्मल आदमी है, सेल्स का केवल काम देखता है, इतना पढ़ा लिखा वो नहीं है कि आपको पूरा स्ट्रैटेजी वैटेजी कैसे किताब पढ़ना है, कौन सा किताब, ये सब मत पूछिएगा उससे, वो सब उसको नहीं आता। सिर्फ ऐप के बारे में जो चीज़ है, ऐप में जो आपको
कोर्स देखना है, उसका डेमो वगैरह देखना है, वो सब वहाँ से उससे पूछ लीजिएगा, सब जानकारी आपको वो दे देगा ऐप के बारे में, ठीक है। बाकी अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इतना समझ लीजिए कि इंग्लिश मीडियम में हमारे अलावा शायद ही कोई रिसोर्स आपको इजीली प्रोवाइड करवाएगा इंग्लिश मीडियम में। इसलिए अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट आ रहा होगा, साथ में यूजफुल वीडियो आ रहा होगा, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम में भी बहुत सारे यूजफुल मटेरियल आपको मिलते रहता है, उसका लिंक भी पिन किया हुआ कमेंटों में लगा हुआ है। चलिए, तैयारी मस्त तरीका से होते रहे आप लोगों का, ऐसा मेरा शुभकामना है। प्लेलिस्ट धीरे धीरे भरते चला जाएगा और उसको फॉलो करते चले जाइएगा। धन्यवाद।